हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग RO-ARO 2023 का जो री एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, दिसंबर में ये एग्ज़ाम संभावित है, उसको टारगेट कर रहे हैं। साथ के साथ हम लोग UPPCS 2024 के प्रीलिम्स को भी टारगेट कर रहे हैं। अक्टूबर में ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। RO-ARO के लिए हम टेक्स्ट बुक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक के टेस्ट पेपर्स हैं ये, और ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, ठीक है। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 91 तक किया था। अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा। 91 के आगे 92 से आज कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। देखिए, टेक्स्ट बुक के पेपर के लिए आपको अलग से टेक्स्ट बुक को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसके टेस्ट पेपर आप यहीं पर कर सकते हो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का फुल लेंथ का जो पेपर होता है ये वो है 140 क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी, इससे पिछली क्लास, उसमें हमने पार्ट 2 किया था। और आज की क्लास में हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम 92 से लेके 140 तक के क्वेश्चन करेंगे। GS पेपर 1 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, पसंद आ रही है। कोई सजेशन हो तो उसको भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और पसंद आ रही है तो आप लोग अपना लाइक तो मुझे दे ही सकते हो, अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ पर, कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का कोई गुरु मंत्र या कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है। पहले आप लोग थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग उसका टेस्ट ज़रूर सॉल्व करिए। डेली का आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 टेस्ट पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। अरे आप 3 से 4 नहीं कर सकते हो तो कम से कम RO-ARO के लिए एक फुल लेंथ का टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो ना। 140 ही क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। अगर डेली आप एक टारगेट भी बना लेते हो, और जो मॉक टेस्ट है, अगर मॉक टेस्ट में आप लोग 50% से 75% तक पहुंच जाते हो, मान लीजिए 75% क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आएगा आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करने ही करने हैं। कोई कुछ भी टिप्स दे, कोई शॉर्टकट बताए, मैं किसी शॉर्टकट को नहीं मानती हूँ। अपने चैनल पे मैं शॉर्टकट नहीं बताती हूँ। आप लोगों को सीधा जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जितनी मदद आप लोगों की मैं कर सकती हूँ उतना अपना करने का प्रयास करती हूँ। आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ें, उससे रिलेटेड टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जिससे कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत गंगा की डॉल्फिन संरक्षित है। तो देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। ध्यान रखिएगा, वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए, उनका अवैध शिकार रोकने के लिए, ठीक। और जो गंगा डॉल्फिन है ये प्रथम अनुसूची में इस अधिनियम के संरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य और विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं? तो देखिए, सतत विकास लक्ष्यों में कुल 17 SDG गोल हैं और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के और किस जिले में न्यूनतम और उच्चतम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उच्चतम और न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है हमें बताना है। तो देखिए, सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में और न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यूपी स्पेशल के क्लास जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस सेट सब कुछ आपको मिलेगा। पहले थ्योरी मिलेगी, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। क्लास का जो लिंक है, प्लेलिस्ट पूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
अगर अभी तक आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं, तो उनको भी देखना शुरू कर दीजिए। यूपी स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आरओ एआरओ में ज़रूर बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। ये वाला जो कथन है दूसरा वाला, ये गलत है, ठीक है। कैसे गलत हो जाता है? देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से नहीं मिलती है, आगे चल के हम अभी इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको नंबर 1 पे जो क्लास मिलेगी वहाँ पर यूपी स्पेशल के यूपी के सारे सीमावर्ती राज्यों में यूपी का जो भी भूगोल इतिहास बन सकता है सारा एक दृष्टि में क्लास इस शीर्षक से मिलेगी आपको। वहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला वाला कथन सही है केवल। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, ठीक है। केवल 1 कथन सही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यमुना नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अगर चोटी पूछी जाए तो बंदरपूछ से निकलती है, ठीक है। यमुना की 4 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, सिंध, बेतवा, केन और चंबल। अगर इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर आपको व्यवस्थित करने को कहा जाए तो मान लीजिए ये यमुना नदी आ रही है, तो सबसे पहले इसमें आकर के कौन मिलती है? चंबल नदी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये सिंध आती है, फिर बेतवा आती है, फिर ये केन आती है। तो हमारा जो कूट बनेगा वो हो जाएगा 4, 3, 1 और 2, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला कूट किस में है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में ये तीनों बेसिन आपको मिल जाएंगे। अगर भूगोल को आपको बिल्कुल पक्का करना है तो ये वाली क्लासेस आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी। यहाँ से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया गया है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, किस रास्ते से होते हुए आती है, कहाँ कहाँ पर किस किस नदी का संगम बनता है किसी दूसरी नदी के साथ, सारी चीज़ें आपके डिस्कस करी गई हैं पॉइंट टू वाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश बखीरा अभ्यारण्य अवस्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? घनत्व नहीं, यहाँ पे जनसंख्या की बात हो रही है। तो 2011 की जो सेंसस है, 2011 की सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। और सबसे कम आबादी वाला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम आबादी वाला महोबा है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और लिंगानुपात की अगर बात करी जाए तो लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है। और गौतम बुद्ध नगर का अगर लिंगानुपात आपसे पूछा जाए तो ये जो लिंगानुपात की तालिका है वहाँ पर सबसे कम है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है तो आपका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपको यूपी स्पेशल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से क्लास देख लीजिएगा। ये सारे जो बातें मैं यहाँ पर बता रही हूँ बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में बिल्कुल स्मूथली समझाई गई हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 राज्य हैं जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है, इसीलिए ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया था वहाँ पे वो गलत हो गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे कितने हैं? हवाई अड्डे 4 हैं। पहला तो आपको मिल जाएगा वाराणसी में, एक वाराणसी में है जो कि नाम जिसका है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में मिलेगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका भी नया नामकरण हुआ है,
तो इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अयोध्या एयरपोर्ट है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। कितनी लंबी कुल सीमा है? तो 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नेपाल के साथ, ठीक है। अब ये ज़िले देख लीजिए, तो ये ज़िले जो है आपके हो जाएंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। और ये सारे ज़िले किसके नियंत्रण में आते हैं? ये सीमा केंद्रीय पुलिस बल SSB के नियंत्रण में आते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा में जो मोती मस्जिद है ये कहाँ पर है? शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां ने कराया था, ठीक है। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा में शाहजहां ने करवाया था, ठीक। ये आपको मिलेगी ताजमहल का जो परिसर है उसके अंदर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में एक प्रमुख नेता कौन थे? प्रयागराज का नाम हो गया है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, ठीक है। तो प्रयागराज में जिन्होंने नेतृत्व किया था उनका नाम था मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 1857 की क्रांति का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। साथ के साथ यूपी स्पेशल की क्लास में भी 1857 की क्रांति का आपको वीडियो मिलेगा, जहां पर उत्तर प्रदेश के जितने भी केंद्र 1857 की क्रांति के रहे उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में बात की गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 75.14% है उत्तर प्रदेश में शहरी साक्षरता। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत जनसंख्या घनत्व 928 है। ये बिल्कुल गलत है, 928 घनत्व नहीं है। 2001 और 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व में 139 किलोमीटर 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। देखिए जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में ही मापा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दूसरा वाला कथन जो है ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है वे मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वही लोग प्रधानमंत्री बने, ऐसे नाम हमें बताने हैं। तो चौधरी चरण सिंह और VP सिंह ऐसे 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद भी प्राप्त किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की सालाना कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? तो देखिए जिस दिन से ग्राम सभा की नियुक्ति होती है उसके सालाना 2 बैठकें मिनिमम 6 महीने पर 1 बैठक होनी अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया? तो 1951 में राजभाषा अधिनियम आया, इसके तहत क्या किया गया? हिंदी को कानूनी भाषा के रूप में बाध्यकारी बना दिया गया, ठीक है। तो 1951 के राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रशासनिक भाषा बन गई। 1989 में अधिनियम में एक संशोधन किया गया जिसने उर्दू को राज्य की एक अतिरिक्त भाषा के रूप में जोड़ा गया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि उर्दू को राज्य की अतिरिक्त भाषा के रूप में कब जोड़ा गया? तो 1989 में जोड़ा गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं तो ये अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और हिंदुस्तानी हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए ख्याल जो है पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, उत्तर प्रदेश का ये एक लोक गायकी है।
मयूर नर्तक मोर के पंखों से बने परिधान पहनते हैं। जो मयूर नृत्य होता है, इसमें जो नर्तक होता है वो मयूर के पंखों से बने हुए परिधान पहनते हैं और मयूर के जैसी जो है नृत्य प्रक्रिया को अपनाते हैं। लेकिन कजरी रामनवमी की पूर्व संध्या पर नहीं गाया जाता है। कजरी जो है सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत है, जो कि महिलाओं के द्वारा गाया जाता है जब वे अपने त्यौहार मनाती हैं। ठीक है, सावन के महीने में झूले झूलती हैं तब गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही गलत सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए केवल एक कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें कथन बनेगा, ये वाला कूट सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह को कौन प्रतिस्थापित करेगा? तो यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो है 7, 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये वाली आकृति जो है 3 क्वेश्चन मार्क 8 और 98 ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रही है, जो ट्रिक लग रही है वो क्या लग रही है, देखिए ये तीनों जो ऊपर वाले हैं इनको ऐड कर लिया गया है, जैसे कि 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका 49 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 83 आएगा, और यही सेम ट्रिक सब में लग रही है। तो अब आप इस वाले में ट्रिक लगाओ जो आंसर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस x मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। अब यहाँ पे 64 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 13 मतलब 73 हो जाएगा, और इक्वल टू 98 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो 73 को माइनस कर देते हैं 98 में से, तो कितना निकल आएगा, यहाँ पे 5 आएगा और ऊपर से 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे इलेबोरेट करी है, जो आपको बताई, ये सेम वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में भारतीय कला भवन कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय कला भवन जो है वाराणसी में अवस्थित है। और एक चीज़ याद रखिएगा, वाराणसी के जो करंट अफेयर हैं अभी यहाँ पे याद आ गया है, तो आप लोगों को बता देती हूँ कि योग मंदिर की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? वाराणसी में की गई है। ये सबसे बड़ा योग मंदिर है जहाँ पर तकरीबन 20,000 लोग बैठकर एक साथ योग साधना कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। ये जो योग मंदिर है, ठीक है, इसमें कोई भी देवी देवता या किसी को समर्पित नहीं है। ये बेसिकली एक, ये कह सकते हैं योगा इंस्टीट्यूशन टाइप का है, जो योग को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वाराणसी में जो हवाई अड्डा है उसका नाम अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या है वाराणसी हवाई अड्डे का नाम। चलिए बमरौली है, अगर याद नहीं है तो फिर से बता देती हूँ, अब नहीं भूलिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक अपकर्ष कारक है? मतलब कहने का ये है, प्रवास करने के लिए जो लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन में कौन सा पुल कारक है? पुल कारक वे कारक होते हैं जो माइग्रेशन को फोकस कर, माइग्रेशन के लिए पुश करते हैं। जो जनता वहाँ से माइग्रेट करती है किसी जगह से दूसरी जगह को। ठीक है, पुल कारक दूसरी तरफ के लिए हो गया, पुश कारक उस जनता के लिए हो गया। तो अपकर्ष कारक क्या हो जाएगा? उच्च वेतन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अब कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए गांव में कोई स्किलफुल व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, जिसके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, मान लीजिए कोई बीटेक है, ठीक है, बीटेक की डिग्री किसी के पास है, और गांव में नहीं में उसको, मान लीजिए कोई कंपनी है गांव से थोड़ा हटके है, किसी शहरी इलाके में है, वो उसको 20,000 रुपीज़ दे रही है। लेकिन अगर वही बंदा क्या करता है, जाकर के अपने आप को माइग्रेट कर लेता है किसी मेट्रो सिटी में, मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में चला गया, दिल्ली एनसीआर में उसको सैलरी यहाँ पे 20,000 मिल रही थी, यहाँ पे मान लीजिए 40,000 मिलती है। ठीक है, तो क्या करेगा बंदा? माइग्रेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, तो उच्च वेतन एक कारक हो सकता है माइग्रेशन के लिए।
अगले क्वेश्चन पर आइए, कुल प्रजनन दर क्या संदर्भित करती है। तो देखिए, कुल प्रजनन दर जो होती है पूरे प्रजनन काल के दौरान एक महिला द्वारा जीवित जन्मों की संख्या। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए प्रजनन काल कितने वर्ष का लिया गया, 1 वर्ष का लिया गया, और 1 वर्ष का तो 1 वर्ष में कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी, प्रजनन काल मान लीजिए 10 वर्ष का लिया गया, तो 10 वर्ष में महिला ने कितने बच्चों को जन्म दिया और वो कितने जीवित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितनी जीवित जन्म होते हैं, जितने जीवित बच्चे होते हैं, वही कुल प्रजनन दर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में अहमदाबाद में आदि महोत्सव मनाया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था। तो देखिए, अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव मनाया गया था, ये ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी, बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए दिया गया। तो 2023 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, ये 3 लोगों को सम्मिलित रूप से मिला था रसायन विज्ञान के लिए। तो इनकी जो खोज थी वो थी क्वांटम डॉट्स की खोज, और इसके संश्लेषण के लिए इन तीनों लोगों को संश्लेषित संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तिलक स्मारक किया गया है। यह पुरस्कार मंदिर ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये 1983 में मंदिर के द्वारा स्थापित किया गया था तिलक स्मारक 1983 में, और इस साल 2023 में 1 अगस्त को ये किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारतीय समुद्री भोजन का सबसे बड़ा आयातक था। तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में भारतीय समुद्री भोजन का सबसे बड़ा आयातक बना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक जो है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखी है। 2 नंबर ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव जब समाप्त हुआ था तो सरकार ने एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था मेरी माटी मेरा देश। इसमें क्या किया गया था, देश भर की जगहों से जो मिट्टी है उसको इकट्ठा किया गया था और राष्ट्रपति भवन ले जाया गया था, और जो अमृत उद्यान है उसके गार्डन में बिखेरा गया था, सारी मिट्टियों को एक जगह कलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, खतरों के बीच रक्षा मंत्रालय इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह स्थानीय रूप से निर्मित ओएस पर स्विच करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच करेगा। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें नाम बताना है कि रक्षा मंत्रालय जो इंटरनेट की गतिविधियां होंगी, इंटरनेट से जुड़े जो भी कंप्यूटर हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट की जगह जो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होती हैं, आपको पता ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की जगह कौन से सॉफ्टवेयर पे स्विच करेगा जो कि स्थानीय रूप से निर्मित है। तो माया सॉफ्टवेयर जो है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्थानीय रूप से निर्मित है और रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में इसको इंस्टॉल करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी की, जिसमें भारतीय नौसेना के INS सुमेधा ने भाग लिया था। तो अभी मिस्र में एक सैन्य अभ्यास हुआ था जिसका कि नाम था ब्राइट स्टार 23, जिसमें भारतीय नौसेना का
INS सुमेधा जो है भाग लेने गया था, ठीक है। ये नेवल आर्मी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 मिस्र जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ से ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित हुई थी? मिस्र में आयोजित हुई थी। और भारतीय नौसेना ने इसमें भाग लिया था। कौन से जहाज ने भाग लिया था? INS सुमेधा ने भाग लिया था, ठीक है। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको सबको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है ये जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, PM कुसुम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरानी योजना है ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। PM कुसुम को बढ़ाया गया है। PM कुसुम योजना जो है सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है। और इसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन कि इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और हम ले लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान को उत्थान नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि PM कुसुम जो है, PM कुसुम योजना कब शुरू की गई थी, कब लॉन्च की गई थी? तो 2019 में लॉन्च की गई थी। क्यों लॉन्च की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के लिए। जो सौर पंप हैं वो सिंचाई के लिए जो नॉर्मल ट्यूबवेल या पंप यूज़ किए जाते थे उनको प्रतिस्थापित करेंगे ये वाले पंप, और किसानों को ये दिए जाएंगे सब्सिडाइज्ड रेट पर, जिससे कि सौर ऊर्जा का समुचित उपयोग हो सके, ठीक है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इस ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है, ठीक है। देखिए इस योजना के तहत क्या करना जाना था, जो सोलर प्लेट्स हैं ये किसानों को सब्सिडाइज रेट पर दी जानी थी। और क्या करेंगे, किसान अपने खेत में इन प्लेट्स को इंस्टॉल करवाएंगे। वे खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी उत्पादित करेंगे। जितनी बिजली उनको चाहिए होगी वो अपने सौर पंप्स में यूज़ करेंगे, बाकी की बिजली वे जो बिजली कंपनियां होती हैं उनको बेच सकेंगे, ठीक है। PM कुसुम योजना का यही उद्देश्य था। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय जो है भारत ने लॉन्च किया था इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। इजराइल का जब युद्ध शुरू हो गया तो गाजा में हमास समूह के साथ युद्ध के बीच इजराइल में जो भारतीय नागरिक थे उनकी वापसी के लिए करीब 18,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे वहाँ पर। इनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था भारत सरकार ने कब शुरू किया, किस लिए शुरू किया? तो ये सूडान में जो फंसे हुए थे हमारे भारतीय नागरिक उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये केरल में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में खबरों में चर्चित पोएम 2 एक है। तो पोएम 2 जो है ये एक कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल है, तो ये भी चर्चा में रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, इसको याद रखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे 31 है, 90 है, फिर 43, उसके बाद कौन सा आंसर आएगा? अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 31 और 90 इन दोनों के बीच का पहले डिफरेंस देखते हैं। तो 90 में से 31 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 59 आएगा, ठीक है। तो 59 आएगा। अब देखते हैं 43 में 59 ऐड करके कि क्या कोई नंबर मिलेगा। तो 43 में अगर हम 59 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 3 12 और 5 4 9,
10 102 मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों के बीच 59 का डिफरेंस है। आगे वाली जो संख्या है ये 59 इससे एक्स्ट्रा है पहले वाली से, तो ऑप्शन नंबर 3 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने बताई ये यहाँ पे इलेबोरेट कर रखी है, आप लोग इसको देख भी सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये एक स्क्वायर बॉक्स हमारे पास दे रखा है जिस पे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं PSURT एंड Q। ठीक है, तो ये जो क्यूब बन कर के तैयार होगा उसके फ्रंट में कौन कौन से लेटर्स आएंगे ये हमें बताना है। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4 Q, R और S। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ये कैसे बना। देखिए जब इसको फोल्ड किया गया तब ये क्यूबॉइड, ये जो क्यूबॉइड नहीं है ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, ये कैसे बन कर के तैयार होगा, ये कुछ ऐसे बन कर के तैयार होगा। थोड़ा इसको मैनेज करने का प्रयास करिएगा। तो R इस यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, R जब इसको रैप करेंगे तो ये ऊपर आएगा, Q इधर जाएगा ऊपर वाले फेस पे, और क्या मिलेगा, S मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए Q, S और R, ये जैसे जब बनता है क्यूब तो क्यूब वैसे ऐसे बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से हम इस तरीके से क्यूब ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा, तो जो वो आकृति दी हुई है तो उसको जब हम फोल्ड करेंगे तो R यहाँ पर आ जाएगा, Q ऊपरी फेस पर आ जाएगा और S बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो देखिए बैडमिंटन जो है कोर्ट में खेली जाती है। ठीक है, और स्केटिंग रिंक में की जाती है, रिंग नहीं रिंक। ठीक है, जो स्केटिंग का इस तरीके से बना होता है मैदान, ठीक है, स्केटिंग करते हैं उसको रिंक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्केटिंग के साथ रिंक संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सलोनी कार्तिक की इकलौती बेटे की बेटी है, निरुपमा दीपक की माँ है, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, तो आप लोगों में से बहुत लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अगर कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पिंग करेगा, मैं ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में। लेकिन आंसर यहाँ पे बता देती हूँ, कार्तिक और अंकित आपस में क्या है, पिता और पुत्र हैं। तो जो कार्तिक है ये अंकित के पिता हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी। ठीक, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से दिए गए समूह में संबंधित हैं। तो 146, 102 एंड 58 इसमें जो भी संबंध है वो हमें ऑप्शन चूज़ करना है कि इन चारों में क्या संबंध है। ठीक है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है। तो देखो पहले देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। इसमें 146 और 58 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा और ये 204 हो जाएगा। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 102 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार का पैटर्न इन चारों में से किस में मिलता है। तो देखते हैं, पहले वाले में 164 और 56, इसको ऐड करो, 6 4 10 हो गया, 6 5 11, 1 12 हो गया और 1 1 2 हो गया, 220। ठीक है, 220 में तो ये बना नहीं, 110 हो गया, तो ये पहले वाला ऑप्शन काट दो। ठीक है, अगला सॉल्व करते हैं, 150 और कितना 62, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 हो गया और ये 212 हो गया। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 और फिर एक बार जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, फिर 2 लेंगे तो 2 छक्का 12।
ठीक है, 2 छक्के 12 हो गया तो क्या हो गया, 106 हो गया, और 106 ही बीच वाला है, तो हमारा जो आंसर हो गया ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 150, 106 और 62। तो यही करेक्ट आंसर है, और ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी हुई है और दोपहर 3 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर की ओर होती है। दोपहर के 3:40 पर 3:40 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो हमें दिशा बतानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये घड़ी बना रखी है, इसको थोड़ा जूम करती हूँ। अब देखिए ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी में जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है, 3:40 बज रहा है, ठीक, 3:40 बज रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो इसकी मिनट की सुई है ये किस डायरेक्शन में होगी। तो मिनट की सुई जैसे ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे 3:40 ये टाइम हो रहा है, वो तो आप ऐसे देख कर के ही बता सकते हो कि ये जो सुई है अगर डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो किस डायरेक्शन में मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी, ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट है। और ये जो मिनट की सुई है ये कोण कितना बना रही है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। 5 मिनट में 4 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 60 डिग्री हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे आ जाओ, ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है हमारे पास। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट बताया था, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पे, पहले वाले तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट है नहीं, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पश्चिम हमने निकाला है। अब दक्षिण पश्चिम भी है हमारे पास और दक्षिण में 60 डिग्री पश्चिम भी है। अब देखिए ये दो जो ऑप्शन है ये दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो एंगल है ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी सोचने का प्रयास करो कि दक्षिण पश्चिम सीधा सीधा तो ये सुई जो है यहाँ पर हो ही नहीं सकती, केवल दक्षिण पश्चिम तो आंसर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल दे रखा है, ठीक है। ये जो सुई है मिनट की, ये घंटे की सुई से कुछ ना कुछ कोण तो बना ही रही होगी, कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी। तो अब आप ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करोगे, दक्षिण में 60 डिग्री कोण बनाएगी, दक्षिण पश्चिम 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अच्छा ये देखिए इलैबोरेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में गिटार को क्या लिखा गया है, ये SEQFYH लिखा गया है, तो वायलिन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तब यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके आप लोगों के लिए ट्रिक भी दे रखी है कि देखिए गिटार है, इसको जूम कर देती हूँ, देखिए गिटार को अब देखिए GUITAR है, ठीक है। जी की प्लेस वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगी, A से लेके Z तक लिख लेते हैं और इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 26 लेटर्स होते हैं। जो जिसके नंबर आता है, A के पास 1 आया तो ये इसके नंबर 1 हो गया, G के पास क्या आएगा 7 आएगा, इसकी नंबर 7 है, ठीक है। इसमें जो लॉजिक लग रहा है SEQFYH कैसे लिखा गया है कि देखिए जी के जो भी रिवर्स लेटर होगा उससे -1 करना है सब में, तो G7 होता है इसकी वैल्यू, और G से -1 जब हम करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, S आएगा, -1 करेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू 19 हो जाएगी। तो पूरे में ये गिटार के साथ जो SEQFYH लिखा गया है यही लॉजिक लगा है, तो यही आगे वाले में भी लगेगा, ठीक है। तो देखिए वायलिन को गिटार लिखा गया था, अभी वायलिन को कैसे लिखा जाएगा, तो V की वैल्यू प्लेस वैल्यू जो है ये क्या है, ये 22 हो जाएगी, और इसके रिवर्स लेटर में से 1 माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा, DQKNUL, ठीक है। तो ये सारी प्लेस वैल्यूज़ हैं उनसे इन लेटर्स की, और इनके ऑपोजिट जो लेटर आएगा उसी की -1 करके जो लेटर आएगा वो हमने लिख देना है। तो DQKN और U ये आएगा, तो ये हम देखते हैं हमारे किस कूट में है, यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, DOKNUL, यही हमने निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
यदि कॉम्ब को 29 के रूप में और लेमन को 54 के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो शिफ्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए कॉम्ब को क्या किया गया है, सबकी प्लेस वैल्यू पहले हम लिखते हैं। तो कॉम्ब की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ओ की 15 है, एम 13 होता है, बी 2 पे आता है। ठीक है, सब में -1 कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यही किया गया है कॉम्ब में। कॉम्ब की COMB यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी 3 हो जाती है, ओ की 15 हो जाती है, एम की 13 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है। सब में -1 करना है तो ये 2 रह जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 1। ठीक है, अब इनको सबको ऐड कर देना है। इनको सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 29, वही इसको लिखा गया है। उसके बाद लेमन को क्या किया गया है, सेम चीज़ लेमन के साथ होगी। लेमन में एल की वैल्यू 12, 5, 13 और 14 है। सब में से -1 कर देंगे और सबकी वैल्यू को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो हमें लिखना है शिफ्ट की वैल्यू। ठीक है, शिफ्ट की वैल्यू हम लिखेंगे तो शिफ्ट की वैल्यू देखिए आप लोग, शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, -1 किया है और ऐड कर देना है। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा 57। तो 57 आपका ऑप्शन नंबर 3 है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है 7 किलोमीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, अंत में दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलती है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, कितनी दूर है और किस दिशा में है, हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, रूबी ने चलना कहाँ से शुरू किया, तो रूबी देखिए चलना शुरू करती है। इनिशियल पॉइंट उसका ये है, इनिशियल पॉइंट से उसने चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर ये चली। उसके बाद 7 किलोमीटर चली, फिर दाहिने मुड़ी 7 किलोमीटर चली और उसके बाद रूबी जो है फिर से दाहिने मुड़ी और कितना चली, 8 किलोमीटर चली। फिर से दाहिने मुड़ी और कितना चली, रूबी कितना चली, 8 किलोमीटर चली। अब इसका फाइनल पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, हमें बतानी है कि फाइनल डिस्टेंस से अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अभी कैलकुलेट करते हैं इसको। ये कैसे कैलकुलेट होगी, इनिशियल पॉइंट से जब चली थी 5 किलोमीटर चली थी, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को देखें तो ये 7 किलोमीटर हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 5 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 8 हो गया, तो ये हो गया 7, 5, 12 और 8, 20 हो गया। ठीक, 20 हो गया। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, हम देखेंगे 20 किलोमीटर, ये निकलेगी हमारी 15 किलोमीटर। कैसे कि देखिए 7 किलोमीटर जो रूबी ने चला था वो ये था, फिर उसके बाद फिर ये 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो 8 और 7 15 हो जाएगा। अब आप अगर देखने का प्रयास करो तो ये क्या बन गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये रेड वाला एक समकोण त्रिभुज है जिसका की लंब क्या है, मतलब 28 किलोमीटर लंब है और आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। और हमें इसका निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालना है। तो देखिए ये बनाया था ना ऊपर त्रिभुज, आप देखो क्या किया है, 400 आ गया, कैसे 20 का स्क्वायर कर दो प्लस 15 का स्क्वायर कर दो, तो 15 15 225 हो जाता है, 400 हो जाता है 20 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। जो ये कर्ण है ये 25 किलोमीटर निकलेगा। तो 25 किलोमीटर ये हो गई डिस्टेंस। अब हमें बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, देखिए इनिशियल पॉइंट से ये चली और यहाँ पे है, तो ये ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन है और यहाँ नीचे साउथ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट ऐसी। ठीक है, तो 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट में हुआ। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये हमारे पास एक ग्रिड दे रखी है, इसको जूम करती हूँ मैं। तो ये देखिए ये जो ग्रिड है इसमें क्या किया गया है, इसमें ये हम कॉलम वाइज चल रहे हैं। ठीक है,
6 का स्क्वायर किया गया है, लास्ट वाले का स्क्वायर -8, ठीक है। 36 हो जाएगा, -8, ये 36 में से 8 जाएंगे 28 आएंगे, ठीक है, ये बनेगा। और इसमें अगले वाले में देखो यही वाला करके 9 का स्क्वायर -18 कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक। अब लास्ट वाले कॉलम में आते हैं, जो क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, इसको क्या करते हैं x कर लेते हैं, और 94, ठीक है, 169 हो जाएगा। 169 - 94 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 में से 4 गए 5 आएंगे, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7, ठीक है, 7 बचेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यही बात आपके लिए मैंने आगे ये देखिए इसको पूरा सॉल्व किया है, तो आप इसको देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तो प्रश्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए जो आकृति है आप लोग इसको देख सकते हो, जूम कर दिया है मैंने। तो ये दर्पण रखा गया है इसके दाहिनी ओर, तो जो आकृति है उसका प्रतिबिंब दर्पण पर क्या पड़ेगा ये हमें बताना है। तो आप लोगों को एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो भी ऊर्ध्वाधर चीज़ें होती हैं ये सेम की सेम वैसी ही रहती हैं, बाकी लेफ़्ट राइट चेंज हो जाता है दर्पण में प्रतिबिंब, ठीक है। तो जो त्रिभुज है ये सेम रहेगा और जो सेमी सर्कल है ये बदल जाएगा। तो जो त्रिभुज है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे ये आकृति, और सेमी सर्कल जो आपका यहाँ पर है ऐसे, और ये इस तरह से आ जाएगा, और इसमें ये जो इनसाइड है ये भी सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये वाली आकृति अब हमें अभी किस में दिख रही है देखते हैं। तो ये वाली आकृति आपकी दिख रही है बी ऑप्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए ये जो है PEASJH और VOOYTV, ठीक है। अब इसको कैसे, इसमें लॉजिक क्या लगा है तो आप इसको देखो। PEA इसको अगर कैलकुलेट करें नेक्स्ट वाले से तो ये ना +3 है, +3 किया गया है। अगर इसको देखोगे आगे तो E के बाद FGHIJ, ठीक है, J है तो +5 हुआ है, +5 हुआ है। और फिर उसके बाद A के बाद H आएगा, तो A के बाद H लाने के लिए B C D और E, ठीक है। और उसके बाद JIJ H यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, A के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, +7 हुआ है। तो यही वाली सीरीज़ पूरे में फॉलो होगी, +3 +5 और +7, ठीक। तो अब हम सॉल्व करते हैं, यही लॉजिक लगाते हैं। तो y में जब हम +3 करेंगे तो y के बाद z हो जाएगा, उसके बाद a हो जाएगा और b हो जाएगा। तो हमारा जो लेटर मिलेगा पहला b मिलेगा, ठीक है, b। t के बाद +5 u v w x y और z, ठीक है। तो ये z 6 हो जाएगा, y तक 5 रहेगा, तो b y, और उसके बाद v में करेंगे तो v में +7 करना है, तो हमारे पास आएगा c, b y c, ये आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। और यही चीज़ मैंने ये आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें जो समूह से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो तना, शाखा, फूल, पौधा, पत्ती, ये एक ग्रुप दे रखा है, लेकिन इसमें एक टर्म ऐसा है जो ग्रुप से संबंधित नहीं है।
ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए तना, शाखा, फूल, पत्ती ये सारे पौधे के हिस्से होते हैं, लेकिन ये जो पौधा है ये ग्रुप में नहीं है। ये पौधा अपने आप में एक पूरा पौधा है, तो यही ग्रुप से, समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो देखिए प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर यही बात की जाए चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में गन्ना जो है, जो उसका पेराई काल होता है वो लंबा होता है, और वहाँ के गन्नों का जूस भी जो हमारे यहाँ यूपी के गन्ने होते हैं उससे ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी का क्षेत्र होता है, इसलिए वहाँ पे के जो गन्ने हैं उनसे चीनी उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जबकि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान, प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरीके से आज हमने ये क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे 140 क्वेश्चन जो जीएस का पेपर है उसके हो गए। इन 3 पार्ट्स में हमने इस क्लास को किया है। आज ये 3rd पार्ट है। अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में कोई पीयर ग्रुप्स हो तो वहाँ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकें। अगर कोई सजेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगी। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।